हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, हम इसमें अपने अपकमिंग एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है उसके लिए एक लास्ट मिनट रिवीजन का लेक्चर करेंगे। इसमें होगा क्या कि जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। लगभग 3-4 दिन बाद आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और ये बिल्कुल उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हिंदी में रहने वाले हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आप करिएगा क्या कि पहले क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद उसका खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर आपसे वो अटेम्प्ट हो जाए, आपको उसका सही आंसर आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो आप उसका एक्सप्लेनेशन सुनना। एक्सप्लेनेशन में हम काफ़ी सारी चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। आई होप आप अभी तक अपना सारा कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर चुके होंगे। तो एट लास्ट आप ये लास्ट मिनट रिवीजन की वीडियोस जरूर देख के जाना, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका कोई नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे एग्जाम से पहले। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार का क्या महत्व है। बताइए कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो यूनेस्को कलिंग पुरस्कार है इसका क्या महत्व है। तो ये पुरस्कार ना एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो उन लोगों या संस्थानों को दिया जाता है जो विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी कि साइंस को आम लोगों तक पहुंचाते हैं। कठिन वैज्ञानिक बातों को आसान भाषा में समझाता हूँ, लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि और जागरूकता को बढ़ाता है। अच्छा, यानी इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य ये है कि विज्ञान में सार्वजनिक भागीदारी इसको बढ़ावा देना, पब्लिक एंगेजमेंट इन साइंस जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे कह रहा है। इसको अगर आसान भाषा में समझें कि मान लो कोई वैज्ञानिक बहुत ही बड़ी खोज करता है लेकिन आम लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति साइंस को आसान भाषा में समझा दे, लोगों में विज्ञान की प्रति रुचि पैदा कर दे और बच्चों और युवाओं को भी वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करे, तो उसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर होता है। और ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए हम ये कलिंग पुरस्कार देते हैं। अच्छा, इस पुरस्कार की स्थापना ना 1951 में हुई थी। इस पुरस्कार को कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से स्टार्ट किया गया था। ये देखिए, कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट इसके सहयोग से शुरू हुआ था और इसके लिए प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी बीजू पटनायक जी जो थे, उन्होंने आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। ये पुरस्कार मेनली लोगों को, इंडिविजुअल्स को या संस्थाओं को या फिर गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ होते हैं उनको दिया जाता है। शर्त यही होती है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में उन्होंने मदद करी हो, विज्ञान और तकनीक को लोगों तक पहुंचाया हो और वैज्ञानिक सोच फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अच्छा, अगर हम समझे कि इस पुरस्कार का महत्व आखिर क्या निकल के आता है, तो ये सीधे सीधे हम समझ सकते हैं ना कि जो साइंस है वो सिर्फ लेबोरेटरी तक ही सीमित नहीं है। जो साइंस है उसका फ़ायदा आम जनता तक कैसे पहुंचा जा सकता है। हर व्यक्ति में वैज्ञानिक सोच विकसित होनी चाहिए, ये पुरस्कार कहना चाहते हैं। अच्छा, जो 2023 का कलिंग पुरस्कार समारोह यूनेस्को के कार्यक्रम के दौरान आयोजित हुआ था ना, तो उस समय उसका चर्चा का विषय था विज्ञान, नीति और समाज के गठजोड़ पर विज्ञान में विश्वास का निर्माण। ये उस समय का थीम था। इसका सिंपल सा मतलब है कि लोगों का विज्ञान पर भरोसा बढ़ाना और विज्ञान, सरकार की नीतियों और समाज के बीच में बेहतर संबंध बनाना। तो 2023 की यूनेस्को कलिंग पुरस्कार का ये थीम रहा था। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे एक बार हम लोग वापस आते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ आई होंगी। तो यूनेस्को कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए ये महत्व रखता है, विज्ञान में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर वापस जाने वाली पवनें किस मौसम में चलती हैं। बताइए, जो मेन लैंड होता है उसे बंगाल की खाड़ी की तरफ जो जाती हैं हम पवनें, तो वो कौन से मौसम में चलती हैं। ये आपका भारत का नक्शा बनाया और आई होप आप समझ पाएंगे। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, इस तरफ को ये जब पवनें जाती हैं तो ये कब होता है, ये कौन से मौसम में होता है। तो ये हमारा होता है जब मानसून का निवर्तन हो रहा होता है, इस टाइम पे, जिसे कहते हैं हम रिट्रीटिंग मानसून। अच्छा, पहले मानसून को थोड़ा सा समझिए कि मानसून हमारा होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मानसून क्या होता है। मानसून ना ऐसी हवाओं की प्रणाली है जो साल के अलग अलग समय पर अपनी दिशा बदलती हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहें कि लगभग 6 महीने हवाएं एक दिशा में चलती हैं, फिर अगले 6 महीने दूसरी दिशा में चलने लगती हैं और इसी वजह से भारत में बारिश का मौसम आता है। मानसून जो होता है ना, मेनली 2 टाइप के होते हैं हमारे उसमें, दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा होता है शीतकालीन मानसून या फिर इसको ही उत्तर पूर्व मानसून भी कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ना, ये जून से सितंबर तक रहता है। लगभग भारत की 75% बारिश इसी से होती है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ये नमी लेकर आता है और पूरे देश में बारिश करता है। तो याद रखो कि जून का मतलब है मानसून की एंट्री होना। और अगर उत्तर पूर्व या फिर शीतकालीन मानसून को समझे तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक सक्रिय रहता है।
खासकर जो तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व भारत में बारिश करवाता है, ये जो नीचे का एरिया है हमारी कंट्री का, इसे ही हम रिट्रीटिंग मानसून से जोड़ सकते हैं, यानी कि ये मानसून के निवर्तन से। अच्छा, मानसून का निवर्तन अगर यहाँ पे हम समझें ये क्या है, तो निवर्तन का मतलब क्या होता है कि वापस लौटना या पीछे हटना। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत से वापस जाने लगता है ना, तो इसी प्रक्रिया को मानसून का निवर्तन कहते हैं। ये शुरू कब होता है अगर हम देखें तो आमतौर पर तो सितंबर के आखिरी या अक्टूबर की शुरुआत में इसकी शुरुआत होती है और दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत तक ये पूरा हो जाता है। लगभग जो 3 महीने की प्रक्रिया रहती है इसकी, 3 महीने तक ये सक्रिय रहता है। अच्छा, इससे में होता क्या है ना कि अक्टूबर नवंबर का टाइम है, इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है, उत्तर भारत के आसमान से बादल हटने लगते हैं, बारिश भी कम होने लगती है और हवाएं अपनी दिशा बदलने लगती हैं। फिर ये हवाएं जाग आ रही हैं, समझे। तो मानसून के लौटते समय जो हवाएं होती हैं ये ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी की ओर, और इसी को हम रिट्रीटिंग मानसून या कि मानसून का निवर्तन कह रहे हैं। अच्छा, मानसून अगर हम सबसे पहले कि हटता कहाँ से है, तो मानसून पूरे देश में से एक साथ नहीं हटता कभी भी। सबसे पहले ये पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत से हटना शुरू करता है, मतलब जो ऊपर का एरिया है, फिर धीरे धीरे दिल्ली, उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत इसकी तरफ को बढ़ता है और लास्ट में दिसंबर के मध्य तक दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट से भी हट जाता है। कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु का कोस्ट है, ये आप याद रखना, कोरोमंडल को तमिलनाडु का कोस्ट है। अच्छा, मानसून हटने के बाद का मौसम कैसा होता है, ये टाइम होता है हमारा अक्टूबर नवंबर का। इस टाइम पे दिन में तो गर्मी महसूस होती है, हवा में नमी भी होती है, इसलिए मौसम थोड़ा सा चिपचिपा सा हम लोगों को लगता है, अगर आपने देखा हो, जिसे हम ह्यूमिड कहते हैं। इसे कई बार ना अक्टूबर हीट यानी कि अक्टूबर की गर्मी भी कहते हैं, अक्टूबर हीट। अच्छा, फिर सर्दी कब शुरू होती है, जैसे मानसून के पूरी तरह लौट जाने के बाद नवंबर से सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडे महीने रहते हैं। फिर गर्मी का मौसम आने लग जाता है, मार्च से गर्मी शुरू होती है और अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फिर जून में मानसून वापस आ जाता है और बारिश फिर से शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमारे देश में जो मौसम होता है वो चलता रहता है। तो अब अगर यहाँ पर समझिए कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा कि मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर वापस जाने वाली पवनें कौन से मौसम में चलती हैं, वो मानसून के निवर्तन में चलती हैं। मानसून का निवर्तन, दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत से वापस लौटना ही मानसून का निवर्तन कहलाता है। इसका टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। सबसे पहले ये कहाँ से हटता है, उत्तर पश्चिम भारत से, जो कि पंजाब वाला क्षेत्र है, और लास्ट में ये कहाँ से हटता है, दक्षिण पूर्व भारत या फिर कोरोमंडल तट से। आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें यहाँ पे समझ आई होंगी। कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। बताइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा होता है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, एक्चुअली मौलिक अधिकार जिन्हें हम कहते हैं। शोषण क्या होता है अगर हम समझें, शोषण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना, एक्सप्लॉयटेशन करना, उसके अधिकारों से वंचित कर देना या उसका गलत फायदा उठाना। और संविधान चाहता है कि ऐसा कभी ना हो, इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 23 और 24 में ये बातें कही हैं कि हमें इनका विरोध करना चाहिए। तो यही हमारा जो अनुच्छेद 23-24 है इसका सही आंसर है। अच्छा, अगर हम समझे अनुच्छेद 23 जो है हमारा, 23 में क्या आता है, 23 में हमारा आता है मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक, जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। सरल भाषा में कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो बहुत ही गलत बात है। और अनुच्छेद 23 जो है इन चीज़ों पर रोक लगाता है। कैसे, एक होता है हमारा मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि लोगों की खरीद फरोख्त को रोकना, मतलब लोगों की खरीद फरोख्त जो होती है उसको करना हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो किसी बच्चे को बेच देना काम करने के लिए या किसी व्यक्ति को जबरन मजदूरी के लिए लेके जाना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और होता है फोर्स लेबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेगार। बेगार क्या होता है कि किसी से बिना मजदूरी दिए या ज़बरदस्ती काम करवाना। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि जैसे कोई अमीर आदमी है और वो किसी गरीब आदमी से कहे कि तू मेरे खेत में काम कर, लेकिन मैं तुझे इसके पैसे नहीं दूंगा, तो ये बेगार कहलाएगा। तो जो हमारा अनुच्छेद 23 है ना, तो यही कहता है कि इन चीज़ों का हमें विरोध करना है। अच्छा, साइड बाय साइड जो हमारा अनुच्छेद 3 है वो एक बात और कहता है, सरकार को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी भी पब्लिक सर्विस के लिए यानी कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए लोगों की सेवा ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ना, जैसे सेना में भर्ती करा सकती है अगर वॉर का टाइम आ गया तो लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़रूरत है, सरकार को ज़रूरत है लोगों की, आपदा राहत कार्य में लोगों को इस्तेमाल कर सकती है। तो ये भी हमारा आर्टिकल 23 के अंदर ही आता है। लेकिन इसमें क्या है कि जाति, धर्म, नस्ल या वर्ग, इस चीज़ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि सरकार किसको ले रही है किसको नहीं ले रही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर अपना अनुच्छेद 24 समझें, 24 क्या होता है, ये हमारा बाल श्रम, जिसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, इसका विरोध करता है। इसके अनुसार ना, जितने भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों, खदानों और अन्य खतरनाक जगहों पर काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें कि कोई 12 साल का अगर बच्चा है, पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोयला खदान में काम कर रहा है या फिर किसी खतरनाक मशीन के साथ काम कर रहा है, तो ये आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 का एकदम सीधे सीधे उल्लंघन है।
आई होप आप लोगों को ये दोनों आर्टिकल्स यहाँ पे अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर हम एक लाइन में समझें, 23 हमारा होता है कि जबरन मजदूर और मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए, 24 हमारा होता है 14 साल से कम बच्चों के खतरनाक कामों में रोजगार पर रोक लगाना। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे जो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों में आता है। और एग्जाम में मौलिक अधिकारों से कई बार क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब एक बार हम जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं ये 12 से 35 अनुच्छेद के अंदर होते हैं। अब हम इनको याद करने की ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और इन 6 मौलिक अधिकारों को याद करेंगे। आप लोगों ने छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, वो ये है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो समस्त में से सम लिया जो कहता है समानता का अधिकार 14 से 18 में, सत समस्त का सत लिया तो वो स्वतंत्रता का अधिकार बताता है 19 से 22 के लिए, शौ बताता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अभी हमने पढ़ा 23 से 24 के अंदर, और शोध का धौ बताता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 के अंदर है। संस्कृति हमारा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार बताते हैं जो 29 से 30 के अंदर आता है, और जो हमारा उपचार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है जो हमारा अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। अच्छा, अगर हम एक बार इनको थोड़ा सा समझें, इन शॉर्ट, समानता का अधिकार क्या होता है, यानी कि सब लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है, बोलने, घूमने, रहने और अपनी बात रखने की सबको आज़ादी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हम अभी पढ़ चुके हैं, मानव तस्करी, बेगार, बाल श्रम, इन चीज़ों पर रोक लगाना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि किसी भी धर्म को मानने और पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अगर हम समझें तो अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और शिक्षा इनकी रक्षा करना। अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम समझें तो अगर किसी का मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है ना तो वो कोर्ट जा सकता है। और ये हमारा लास्ट वाला जो आर्टिकल 32 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छे समझ आई होगी। एक बार फिर से पढ़ना, ये समस्त सोच संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं और ये 6 पार्ट में हमारे मौलिक अधिकार बटे हुए हैं। अच्छा, जो समानता का अधिकार हमारा होता है ना ये वाला, इसके जो 14 से 18 आर्टिकल में उसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये सीधे सीधे पूछ लेते हैं। ये ट्रिक बेसिकली तो है तो इंग्लिश में, लेकिन आपके एग्जाम में अगर ये आए तो आप लैंग्वेज उसमें चेंज करके देख लेना अपने क्वेश्चन की, तो आप लोगों को सीधे सीधे इंग्लिश में दिखने लग जाएगा। और टिक करने वाले सवाल है आपके वैसे भी MCQ, तो आपको ईजी पड़ेगा। आपके यहाँ पे जो ट्रिक है ना 14 से 18 आर्टिकल याद करने की, वो है लॉ रिमूव्स डाउट। जहाँ पे लॉ जो हमारा है ये आर्टिकल 14 के लिए, अनुच्छेद 14 के लिए। जो डाउट का D है ये 15 के लिए, जो O है ये 16 के लिए, जो U है ये 17 के लिए है, और जो T है लास्ट में ये हमारे 18 के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इनका। जो हमारा ये लॉ का 14 अनुच्छेद जो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समानता। 15 D डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना, भेदभाव का निषेध। ओ से हमारा है अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियुक्तियों के लिए संबंध में अवसर की समानता सभी को मिलनी चाहिए, जो हमारा 16 अनुच्छेद के अंदर आता है। यू हमारा जो अनुच्छेद 17 है, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। T से हमारा आता है टाइटल, अबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का उन्मूलन। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक यहाँ पे समझ आई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है एकदम। एक बार देख लेना, याद हो जाएगी, कहीं पे नोट करना चाहो तो कर भी सकते हो। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे एक बार अगर हम वापस चलें तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर 23 से 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कह रहा है कि श्वसन के दौरान O2 को अंदर लिया जाता है यानी कि ऑक्सीजन को, और CO2 को बाहर छोड़ा जाता है। इस विनिमय में सहायक भौतिक प्रक्रिया है। बताइए इस विनिमय में सहायक भौतिक प्रक्रिया क्या है, ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ये जो हमारा गैस विनिमय होता है ना, गैस एक्सचेंज जो होता है, अगर इसको थोड़ा सा समझे तो गैस विनिमय ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे शरीर और फेफड़ों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। सिंपल भाषा में कि अगर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और अगर हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है, और ये प्रक्रिया हमारी विनिमय या फिर गैस विनिमय कहलाती है। अच्छा, ये होता कहाँ है अगर हम देखें तो फेफड़ों के अंदर ना बहुत छोटी छोटी वायु कोशिकाएं होते हैं, जिसे इंग्लिश में एल्वेओलाई कहते हैं। और इन वायु कोशिकाओं के चारों तरफ रक्त की यानी कि ब्लड की बहुत पतली पतली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में कैपिलरीज कहते हैं कोशिकाओं को। अब यहीं पर ऑक्सीजन फेफड़ों से ब्लड ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से फेफड़ों में आ जाता है। अच्छा, ये प्रक्रिया जो है, ये पूरी प्रोसेस होती कैसे है? ये काम हमारा डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जिसे हम कहते हैं विसरण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन D। अच्छा, विसरण को अगर हम समझें तो कोई पदार्थ ना जब अपने अधिक सान्द्रता वाले क्षेत्र से कम सान्द्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है तो इसको हम विसरण कहते हैं। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। सिंपल भाषा में कि जहाँ गैस ज़्यादा होती है वहाँ से वो उस जगह जाती है जहाँ पे गैस कम होती है। अच्छा, ये गैस विनिमय जो होता है
ये विसरण काम कैसे करता है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे समझें कि ये विसरण यहाँ पे काम कैसे करता है गैस विनिमय में, तो जो ऑक्सीजन होती है ना, ये फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन फेफड़ों से ब्लड में चला जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी CO2, ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, फेफड़ों में कम होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से सीधा सीधा फेफड़ों में चली जाती है, फिर हम सांस छोड़ते हैं तो ये सांस छोड़ने के समय पे बाहर निकल के आ जाती है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में ना शरीर की कोई भी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं होती है, जैसे कि ATP की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, कोई विशेष मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, और गैसें अपने आप एक दूसरे की जगह ले लेती हैं। इसको हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं, ये बैकग्राउंड में चलता रहता है जिसमें कोई एनर्जी हमें लगती नहीं है। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी। तो हमारा जो हमसे पूछा था कि जो श्वसन होता है हमारा, तो O2 को अंदर लिया जाता है, CO2 को छोड़ा जाता है, इस विनिमय में सहायक भौतिक प्रक्रिया कौन सी है, तो ये हमारी विसरण होती है, जिसे हम इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर भारत के निम्नलिखित से किस पड़ोसी देश में स्थित है। अच्छा, ये भारत में नहीं है, भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है बताइए। बहुत ही फेमस पड़ोसी देश है हमारा ये। तो जो हिंगलाज माता मंदिर है ना, ये पाकिस्तान में है, वो भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ये मंदिर ना हिंगोल नदी और हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान है उसके पास में है, और इसी कारण से इसे हिंगलाज शक्तिपीठ भी कहते हैं। अगर हम देखें हिंगलाज माता कौन है, थोड़ा सा समझिए। तो हिंदू मान्यता के अनुसार ना, जब माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव उनका शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे थे, और उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे, और जिस स्थान पर माता सती का ब्रह्मरंध्र यानी कि सिर का भाग गिरा था, ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, सिर का भाग, सिर का ऊपरी भाग, वह स्थान आज के समय पे हिंगलाज शक्तिपीठ कहलाता है। और इसी कारण से इस स्थान का धार्मिक महत्व बहुत ही ज़्यादा हो जाता है हम लोगों के लिए। अच्छा, हिंगलाज माता के बहुत अलग अलग नाम भी हैं। हिंगलाज माता तो है ही, हिंगलाज देवी और चांगली माई जो वहाँ का स्थानीय नाम है, ये चांगली माई। अगर हम देखेंगे इनकी पूजा कौन करता है, तो ये बहुत ही मतलब चौंकाने वाली बात है कि हिंगलाज माता मंदिर की देखभाल और पूजा में ना वहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय हैं उनकी भी सबसे बड़ी भागीदारी है। जैसे कि उनकी पूजा जो छंगला खाप है, छंगला खाप मुसलमान या फिर जो चरण मुसलमान है, इनके समुदाय के द्वारा की जाती है। ये धार्मिक सद्भाव का बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है वहाँ पे। अच्छा, राजस्थान में भी हिंगलाज माता मंदिर के कई फेमस मंदिर हैं, पाकिस्तान में तो है ही हैं, लेकिन राजस्थान में भी है। जैसे कि जो कोयलिया गुफा है सिवाना बाड़मेर में, जो फतेहपुर में है सीकर में, बिदासीर में है, लोद्रवा में है, अराई में है। जैसलमेर वाली हिंगलाज माता मंदिर के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो जैसलमेर में हिंगलाज माता का ना मंदिर गढ़ सीसर तालाब के पास में स्थित है, और ये मेनली पुष्करण समाज की आराध्य देवी मानी जाती है वहाँ पे। अच्छा, अगर हम अब देखें कुछ और है, जैसे अब ये माताओं से रिलेटेड क्वेश्चन एक आ ही गया, तो कई बार कुछ अलग अलग स्थानों की इंपॉर्टेंट माताओं के बारे में भी हमसे पूछा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखने की, जो मदौरा है जालौर में, इसका संबंध है आशापुरा माता से। जो भूड़ास है नागौर में, ये जमवाय माता से जुड़ा हुआ है। और रेवासा जो कि राजस्थान सीकर में, ये जीण माता से जुड़ा हुआ है। और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में, ये तो हम देख ही चुके हैं कि हिंगलाज माता से जुड़ा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो हिंगलाज माता का मंदिर हमारे कौन से पड़ोसी देश में पूछे तो सीधे सीधा हम कहेंगे पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में, वो भी वहाँ के। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है, बताइए। आपके स्टेट का क्वेश्चन आ गया ये। उत्तर प्रदेश के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख और सरकारी लेन देन में पारदर्शिता के लिए कौन सी वेबसाइट बनाई है, बताओ। तो इस वेबसाइट को ना कोशवानी कहा गया है इस वक्त। इसका नाम कोशवानी है। कोशवानी उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऑनलाइन वित्तीय पोर्टल है, फाइनेंशियल पोर्टल। सिंपल भाषा में कहें कि ये एक ऐसा सरकारी ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से सरकार अपने पैसों से जुड़े कामों की निगरानी और रिकॉर्ड रखती है। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट ने बनाया क्यों, अगर हम थोड़ा सा समझें, तो सरकार चाहती है कि सरकारी पैसों का सही से हिसाब रहे, सभी लेन देन में एक ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता, किसी भी भुगतान की जानकारी सीधे सीधे आसानी से पता चल सके और वित्तीय काम भी जल्दी हो, इसीलिए कोशवानी पोर्टल को विकसित किया गया है। अच्छा, इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, इसमें पेंशन देख सकते हैं, कोषागार देख सकते हैं। कोषागार बोलते तो ट्रेजरी जो होता है, सरकारी धन का लेखा जोखा और भुगतान संबंधी जानकारी जिसे हम कहते हैं। वित्तीय लेन देन दे सकते हैं, यानी कि सरकारी भुगतान और प्राप्तियों के रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें।
जो हमारा कोषागार है ना, ट्रेजेडी, ये सरकार के एक तरह का खजाना होता है। जैसे कि अगर घर में पैसे रखने की जगह होती है, तो वैसे ही सरकार के पास एक कोषागार है जहाँ वो सरकारी धन रखते हैं। जैसे हम अपने घर में पैसे रखते हैं, तो वैसे सरकार भी अपने पास रखती है पैसे, उसको हम कोषागार कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही हमारा आंसर है वो है कोषवानी। ये वहाँ की उत्तर प्रदेश की अभी नई नई वेबसाइट है जो वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख और सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए वहाँ के लेकर आए हैं यूपी गवर्नमेंट। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीलंका की विधायी राजधानी कौन सी है, बताइए बताइए, विधायी राजधानी कौन सी है? विधायी राजधानी का बेसिकली मतलब ना लेजिस्लेटिव कैपिटल जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारी है श्री जयवर्धनापुरे कोटे। अच्छा, श्रीलंका ना दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश है, यानी कि आइलैंड है बेसिकली यहाँ पे, जो भारत के, हमारे इंडिया के एकदम दक्षिण में है। पहले श्रीलंका को सिलोन कहते थे, सिलोन। और इसका आधिकारिक नाम जो है वो भी है एक दूसरा, ये देखिए, इसका आधिकारिक नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। अच्छा, श्री जयवर्धनपुरा कोटे ये क्या है? ये श्रीलंका की विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल। सिंपल भाषा में जहाँ श्रीलंका की संसद स्थित है उसे श्री जयवर्धनपुरा कोटे कहते हैं। तो इसका इतिहास अगर हम समझें तो ये कोई आज का नया शहर नहीं है। 14 से 15 से 1565 इस टाइम पे ये कोटे के सिंहल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। जो ये है ना, ये जयवर्धना कोटे, ये उस समय का जो सिंहल साम्राज्य था उसकी राजधानी था। बाद में इसका इंपॉर्टेंस कम होती चली गई और फिर श्रीलंका सरकार ने इसे दोबारा विकसित करा था। अच्छा, इसे राजधानी कब बनाया? तो 1977 के टाइम पे श्रीलंका सरकार ने इसे फिर से राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया था और 1982 में इसे आधिकारिक रूप से प्रशासनिक राजधानी बनाया गया था। और इसी वर्ष यहाँ नए संसद भवन की उद्घाटन भी किया गया था, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, फिर हम समझे ये कोलंबो क्या है, हमने तो कोलंबो सुना था। तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो श्रीलंका की ना दो महत्वपूर्ण राजधानियाँ हैं, श्री जयवर्धनापुरा कोटे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ये विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल, संसद है क्योंकि यहाँ पे। कोलंबो क्या है? कोलंबो कार्यकारी राजधानी है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, न्यायिक राजधानी है जहाँ पे जुडिशियल काम होता है, और देश का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर है कोलंबो। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट शहर भी हैं श्रीलंका के जो हम देख सकते हैं, जैसे कि कैंडी, ये श्रीलंका के प्राचीन राजाओं की अंतिम राजधानी रही थी। नुगेगोंडा अगर हम देखें तो ये घनी आबादी वाला उपनगर है बेसिकली। तो इसका महत्व क्या है कि 1988 में ना यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कराया गया था नुगेगोंडा को। जाफना भी वहाँ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। पुर्तगालियों ने 1621 में अपने प्रशासनिक केंद्र के रूप में जाफना शहर को बसाया था। आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें समझ में आई होंगी। तो विधायी राजधानी वहाँ की श्री जयवर्धनापुरे है, कोटे, श्री जयवर्धनापुरे कोटे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? जो 43वां एडिशन हुआ था अभी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार को, वो किसको मिला है बताइए। तो पहले एक बार हम ना ये लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में अगर थोड़ा सा इसको समझें तो ये भारत का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये उन लोगों को दिया जाता है ना जिन्होंने देश की प्रगति में योगदान किया हो, समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हों और राष्ट्र निर्माण में विशेष भूमिका निभाई हो। हालांकि इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे कितना कितना ज़्यादा पार्शियलिटी करी गई है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। तो लोकमान्य तिलक के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें, जिनके नाम पर है ये अवार्ड, तो ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, राष्ट्रवादी नेता थे। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा। अच्छा, ये जो प्राइज़ है इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में फर्स्ट टाइम। इसे लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट जो कि पुणे में है उसके द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि लोकमान्य तिलक की याद में देश के महान व्यक्तियों को सम्मानित करना, और ये हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है क्योंकि ये लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि है, यानी कि उनकी डेथ एनिवर्सरी है। इस दिन 1 अगस्त को उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, इस पुरस्कार में ना एक तो 1 लाख रुपए मिलते हैं और एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये पुरस्कार के विजेता कौन है अगर हम देखें तो इस पुरस्कार के हमारे विजेता हैं नितिन गडकरी जी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, 43वां एडिशन जो है उसके विजेता यही रहे हैं। अगर हम देखें तो नितिन गडकरी जी को ये क्यों मिला, हालांकि आपको पता ही है अभी चल क्या रहा है देश में, E85 पेट्रोल ये ले आए हैं लोग, कोई सेंस बनता है इसकी बात में? ना गाड़ियाँ इसके लिए कंपेटेबल है ना कुछ, फालतू के अवार्ड, इतने इंपॉर्टेंट अवार्ड इतने फालतू लोगों को मिल रहे हैं, वाह। तो नितिन गडकरी जी को ये पुरस्कार क्यों मिला है? सड़क एवं परिवहन क्षेत्र में योगदान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए और राष्ट्रीय विकास में भूमिका के लिए इनको इस चीज़ से सम्मानित करने के लिए पुरस्कार मिला है। देखने लायक बात है। अच्छा, अगर हम देखें
तो जो इससे पहले 2024 का एडिशन था, 42वां एडिशन जो था, उसमें ये सुधा मूर्ति जी को मिला था, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण विकास, साहित्य और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया था और इन्हीं चीज़ों में उनको सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया था। अच्छा, इससे पहले भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लोगों को मिला है, जैसे कि प्रणब मुखर्जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, शरद पवार, राहुल बजाज, साइरस पूनावाला, वर्गीस कुरियन, सब इंपॉर्टेंट लोग हैं अगर आपने कहीं ना कहीं देखे हों। MS स्वामीनाथन, शीला दीक्षित, टैमी थॉम्स और अभी सुधा मूर्ति और नितिन गडकरी जी को। तो आई होप आप लोगों को ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है नितिन गडकरी। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो कर अप्रत्यक्ष कर हैं? इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं बताइए। तो पहले हम एक बार टैक्स के बारे में थोड़ा समझें, कर के बारे में। टैक्स क्या होता है आप सबको पता ही होगा, ऐसे भी वो पैसा जो जनता और कंपनियां सरकार को देती हैं, मतलब लोग या फिर जो कंपनियां हैं वो गवर्नमेंट को जितना भी पैसा जाता है उसे हम टैक्स कहते हैं। सरकार इसी पैसे से सड़कें बनाती है, स्कूल और अस्पताल बनाती है, सेना और पुलिस पर खर्च करती है और देश के विकास के काम करती है। यानी टैक्स सरकार की ना कमाई का एक मुख्य सोर्स है, मेन सोर्स जो होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो बिक्री कर और उत्पाद शुल्क है ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर है। अगर बिक्री कर समझिए, जिसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु बेची जाती है तब उस पर लगाया गया कर बिक्री कर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने अगर 1000 रुपये का मोबाइल खरीदा तो दुकानदार कीमत में टैक्स जोड़कर आपसे पैसे लेता है और बाद में सरकार को जमा कर देता है। यानी टैक्स का असली बोझ, जो भी असली बोझ है वो तो ग्राहक पर आ गया सीधे आप पर। और जो उत्पाद शुल्क होता है, एक्साइज ड्यूटी, ये टैक्स किसी वस्तु के निर्माण पर लगाया जाता है, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग पे। एक कंपनी साबुन बनाती है फॉर एग्जांपल, सरकार उस कंपनी पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है यानी कि उत्पाद शुल्क, लेकिन कंपनी बाद में उस टैक्स की सामान की कीमत में जोड़ देती है, उस टैक्स को वो सामान की कीमत में जोड़ देती है और आखिर में वो भुगतान ग्राहक को ही करना पड़ता है। तो ये हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करके एग्जाम्पल हैं ये दोनों। अच्छा, एक बात, दोनों में थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस समझें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में, तो आपको इन पॉइंट्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगी समझने में कि ये होते क्या हैं और इसके अंदर क्या क्या आएंगे। अगर आप प्रत्यक्ष कर को समझें, डायरेक्ट टैक्स, जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया वही उसे भरे, तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स का बोझ किसी भी दूसरे पर नहीं डाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, हमारे एक तो आयकर टैक्स, संपत्ति कर, उपहार कर या निगमित कर, यानी कि हमारा इनकम टैक्स जो होता है, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है, हमारा गिफ्ट टैक्स जो होता है, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, ये सारे हमारे डायरेक्ट टैक्स हैं। अगर आपकी आय पर इनकम टैक्स लगा है तो आपको ही देना पड़ेगा, आप उसे किसी और पे नहीं डाल सकते। अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम समझें, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, तो टैक्स एक व्यक्ति पर लगाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स में, लेकिन उसका बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल देते हैं। जैसे कि बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, ये क्या होता है? सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स या फिर VAT, वैल्यू एडेड टैक्सेस, मूल्य वर्धित कर। एग्जाम्पल के लिए इसे समझो कि कंपनी पर एक्साइज ड्यूटी लगा, लेकिन कंपनी सामान की कीमत बढ़ाकर ग्राहक से ही वसूल लेती है, इसलिए टैक्स का असली बोझ तो पूरा का पूरा ग्राहक पे आ गया ना। सिंपल सी बात है। देखो, डायरेक्टली आपकी जेब से जाएगा, इनडायरेक्ट आपकी जेब से नहीं जाएगा, किसी और की जेब से जाएगा, जो कि एक्चुअली में उपभोक्ता होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बचता है, इसी में GST के बारे में थोड़ा समझ लिए, जिसे माल और सेवा कर कहते हैं। GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। पहले क्या होता था कि बहुत सारे अलग अलग टैक्स थे जो हमने ऊपर पड़े हुए इतने सारे ये। अब GST आने के बाद से इनमें से अधिकांश टैक्सों को एक ही टैक्स में मिला दिया गया है। GST का फ़ायदा क्या हुआ कि टैक्स व्यवस्था बहुत ही आसान हो गई, पूरे भारत में एक जैसा टैक्स सिस्टम बन गया। टैक्स पर टैक्स जो लगता था, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स कहते थे, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, वो कम हो गया और व्यापार जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान हुआ इन चीज़ों से। लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर आज के समय में टैक्स लगता है, GST मतलब लगता है। लेकिन आज भी कुछ चीज़ें ऐसी जिस पे GST नहीं लगता, जैसे कि पेट्रोल पर, शराब पर, डीजल पर, इन पर आज भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमने GST के बारे में भी थोड़ा सा समझ लिया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो जिसकी जेब पे लग रहा है वो ना भर के वो किसी दूसरे पे ट्रांसफर कर दे, जैसे बिक्री कर और उत्पाद शुल्क, ये हमारे इसके सही आंसर है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम चलते हैं कि संघ विधायिका का गठन क्या होता है, बताइए। संघ विधायिका जो होती है, जो हमारी संसद होती है, उसमें क्या क्या आता है?
जो हमारी संसद होती है ना, तो भारत में देश के लिए कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, हम उसको संसद कहते हैं। मेनली इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए जो ऑप्शन सी हमारा है ये इसका सही आंसर है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट, ये भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहते हैं इन्हें हम। कोई भी विधेयक, कोई भी बिल जब तक कानून नहीं बनता तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसकी मंजूरी नहीं देते थे। इसलिए राष्ट्रपति को हम संसद का हिस्सा मान के चलते हैं। जो हमारा लोकसभा होता है, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं इसको। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जब हम चुनाव में वोट डालते हैं ना, तो लोकसभा के सांसद चुनते हैं और उनका कार्यकाल लगभग 5 साल का होता है। जैसे कि अगर 18 साल से ऊपर के हैं तो आप वोट डालने जाते हैं ना, तो आप जिस सांसद को, जिस एमपी को चुनते हैं वो लोकसभा में जाता है फिर। अच्छा, राज्यसभा, जिसको इंग्लिश में हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, तो ये राज्यों की परिषद होती है। इसके सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती है, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और ये एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे हमने लोकसभा से जो लोग चुने वो आगे जाके उनका चुनाव करेंगे जो राज्यसभा में बैठेंगे। राज्यसभा राज्यों की आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का काम करती है हमारे लिए। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ें समझें तो जो विधायिका है, लेजिस्लेचर, ये क्या होती है? विधायिका सरकार का वो अंग है ना जो कानून बनाती है, पुराने कानूनों में बदलाव करती है और सरकारी के कामकाज को उन पे नज़र रखती है। सरकार के जितने भी कामकाज होते हैं ये बेसिकली हमारी 2 तरह की होती है, सब एक सदनी और द्विसदनी। द्विसदनी विधायिका, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, अगर हम संसद के मेन काम देखें, जो हमारा ये लोकतांत्रिक विधायिका है, इसके मेन काम क्या होते हैं? एक तो जनता का प्रतिनिधित्व करना, बहस और चर्चाएं करना, कानून बनाना लोगों के लिए, बजट और खर्च की मंजूरी देना, सरकारें बनाना और सरकार की निगरानी करना। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा, इनके चुनाव में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे अंतर समझें, इन दोनों के, सीधे जनता वोट डालती है, सांसद सीधे चुने जाते हैं। इसमें जनता सीधे वोट नहीं डालती है और राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुनाव करते हैं। जो भी यहाँ से सिलेक्ट हुए वो इनका सिलेक्शन करेंगे फिर आगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पे सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट लेके चल रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा पास है, तो हम इसको अब आराम से पढ़ने का टाइम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है। संघ विधायक का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये 3 उसमें शामिल होते हैं। तो चलिए, आज के लेक्चर को हम अपने यहीं पे एंड करते हैं। आप क्या करिएगा कि इस वीडियो को एक बार जल्दी पूरा देख के जाइएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिकअप करे हुए थे और उनको बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर टाइम मिला तो मैं आपको थोड़े से, अगर कुछ मुझे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे उनको भी लेकर आऊँगा। तब तक आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा अपने एग्जाम से पहले। तो चलिए, अब किसी नए एग्जाम के लिए किसी नए लेक्चर पर मिलेंगे। तब तक तैयारी करते रहिए।